हाँ बच्चों, आज लेसन नंबर 2 राजा किसान और नगर, इसका हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो इस लेसन में हमने 620 से लेके 680 तक के समय के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। तो वहां हमने पहले पढ़े थे कुछ चीजें, उसके कई कंटिन्यूएशन में उसी के आगे वाली श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं कि वहां का ग्राम प्रशासन कैसा था। तो हमने पहले उससे कुछ चीजें पढ़ी थी। तो एक ग्राम प्रशासन में ध्यान लिखा हुआ है मैंने कुछ चीजें। तो उसमें जो गांव का प्रशासन था उसको चलाने के लिए एक समिति बनाई जाती थी जिसे ग्रामीणी कहते थे। और उस ग्रामीणी जो थी वो गांव के लोगों की एक समिति थी। गांव कुछ लोगों का चुनाव कर लिया जाता था और वो लोग गांव की जितनी भी बातें थी, समस्याएं थी या कुछ उससे रिलेटेड कोई और भी बातें थी, जैसे जनसंख्या, वहां लोग कितने लोग रह रहे हैं उसके बारे में, परिवार कितने हैं, खेती और बागों के माप करना, उनके मालिकाना हक किस किस के पास है, कोई ये ना कि ये खेत मेरा है वो खेत किसका है, फसलों का निरीक्षण करना कि कभी कभी फसलें बहुत अच्छी होती हैं और कभी कभी कुछ क्या सूखा पड़ गया या कुछ परेशान ज्यादा बारिश हो गई तो वहां फसलें खराब हो जाती, उसका निरीक्षण करके राजस्व या कर का निश्चित करना कि कितना कर उसके ऊपर वसूल किया जा सकता है। अगर खेती खराब हो गई है तो उसकी सूचना राजा के द्वारा राजा तक पहुंचा देने और फिर को कर को कुछ कम कर देना, ये उस समय की समिति का काम हुआ करता था। जब पानी है, पीने का ये पानी, ये पीने का पानी की बात कर रहे हैं। पीने के पानी की स्थिति को देखना कि वहाँ नलकूप जो है उनमें पानी आ रहा है पीने के लिए, नहीं है या सूख तो नहीं गए हैं अकाल या सूखे वजह से। और जो सिंचाई के साधन है उनकी दशा का देखना कि वो सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में हमारी खेती को पानी दे पाएंगे, कृषि को पानी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इस बात का निरीक्षण करना, इस बात की जांच पड़ताल करना भी इस ग्रामीणी का ही काम था। सड़कों की दशा, सड़कों की स्थिति को देखना कि सड़क टूट तो नहीं गई है, गड्ढे तो नहीं पड़ गए हैं, और जो रोड की उनकी दशा और सुरक्षा, इनकी ये भी दूसरी चीज थी कि सड़कों की सुरक्षा का भी बड़ा ख्याल रखना जरूरी था। क्योंकि अगर सड़कों की सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जो व्यापारी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गांव के लोग आ जा रहे हैं, उनके साथ में कुछ दुर्घटना ना हो जाए, मिसहैपनिंग ना हो जाए, इस चीज का ध्यान भी रखना उनकी जिम्मेवारी में था। और मंदिरों, विहारों, अन्य धार्मिक जो संस्थाएं थी उन सब का लेखा जोखा रखना कि किस संस्था को कितने दान की जरूरत है, कितने दान से उनका काम चल जाएगा, इन सब की लेखा जोखा वो रखते थे। और गांव में भी जो भी छोटे बड़े झगड़े हो जाते थे उन झगड़ों का निपटारा करना भी इस ग्राम निकाय, ग्राम पंचायत का काम हुआ करता था। गांव में छोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए कुछ पंच या गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो काम करते थे, और जो बड़े झगड़े होते थे उसके लिए फिर वो न्यायालय जाया करते थे और न्यायालय स्तर पर बड़े झगड़ों का निपटारा कर दिया जाता था। इस न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की बेंच होती थी जो पक्ष को और विपक्ष को सुनने के बाद कोई भी निर्णय करती थी। तो इन सब बातों का बाद में अब हम पढ़ते हैं इसमें मैगस्थनीज एक आदमी है जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका। तो मैगस्थनीज जो था वो सिकंदर के एक सेनापति था सेल्यूकस, जिसका साथ में चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई है, एक बार इसमें हमला हुआ है। तो उसने इस पूरे साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत विस्तार से और उनके मगध के साम्राज्य के बारे में काफी सारी चीजों का वर्णन किया है, उसकी खेती का, उसकी कृषि का, उसके रेवेन्यू का, टैक्सेस का और उसकी सेना का। तो हम खास रूप से यहाँ सैन्य का वर्णन देखने वाले हैं कि जो सैन्य सिकंदर के एक सेल्यूकस जो था एक सेनापति था, और सेल्यूकस का जो सेल्यूकस के जो मैगस्थनीज था वो सेल्यूकस का इतिहासकार था। मैगस्थनीज को सेल्यूकस अपने साथ लाया था यूनान से, और वो भारत में उसने अपनी किताब लिखी इंडिका, जिसका जो बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में इतिहास के क्षेत्र में। और उसमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी दशाओं का, मतलब राजनीतिक ही नहीं, पहले जो साहित्य लिखा जाता था तो राजनीतिक चीजें होती थी उसमें, राजा से संबंधित चीजें होती, लेकिन अब ये प्रजा से, समाज से संबंधित चीजें बहुत लिखी है इसने। तो इस सारी किताब में इन सब चीजों का जिक्र है मैगस्थनीज की इंडिका में। तो हम इन इसको देखेंगे कि उसने सेना का कैसे कैसे वर्णन किया है, सेना के बारे में क्या जानकारी उसने दी है, तो हम देख रहे हैं इसको। तो सेना मैगस्थनीज एक बहुत ही, अगर हम देखें इसका वर्णन, अगर वर्णन इसको कहीं मिल जाए आपको पढ़ने का तो इसके बारे में बड़ी जानकारी आपको मिल सकती है। मैगस्थनीज ने बताया कि जो सेना थी उस सेना का वो सेना के 3 पार्ट थे, ए, बी और सी। तो कुछ सैनिक ऐसे थे जो
वंशानु का सैनिक थे। वंशानु का सैनिक का मतलब है जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें सैनिक के रूप में उन्होंने राजा के साथ, राजा की सेना में काम किया है, वो वंशानु का सैनिक होते थे। उन्हें वो केवल सेना में ही काम करते थे और कहीं सेना और कहीं काम नहीं करते थे। कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो स्थायी सैनिक होते थे, उनकी भर्ती की जाती थी। ये वेतन के रूप में इनकी भर्ती वेतन पर होती थी। वेतन तो सबको मिलता था, लेकिन इनकी भर्ती सैनिक के रूप में इनकी भर्ती की जाती है। सैलरी पे, तनख्वाह पे रखा जाता, वेतन पे रखा जाता था, जो राजा की सेना के एक स्थायी सदस्य होते थे। और कुछ सैनिक होते थे जो इसे कहते हैं ना पार्ट टाइम, या केवल युद्ध काल में। ये युद्ध काल में सेवा देते थे। इनको जब कोई लड़ाई हुई या कोई आक्रमण हो गया, उस समय इन प्रकार के सैनिकों को मिलिट्री सेना में रख लिया जाता था और उनसे युद्ध में उनका सहयोग लिया जाता था। तो ये सैनिक होते थे। इनके सबके लिए कुछ नियम थे और अनुशासन। इनका देखो, कोई भी फौज है उसमें जब तक अनुशासन का नहीं रहेगा और कुछ नियम नहीं बनेंगे तो बड़े किसी लड़ाई को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो अनुशासन होता था और इनके नियम होते थे, अनुशासन होते थे, और उनके साथ में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, इसे प्रशिक्षण कहते हैं। इनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती थी लड़ाई में लड़ने के लिए कि किस प्रकार के युद्ध है, तो उसके उसी हिसाब से युद्ध की तरीके, टेक्निक्स, कलाओं का निर्माण करना और दुश्मन को हरा करके युद्ध को जीतना। तो ये सारी चीजें उस समय की जाती थी। तो इसमें जो ये थे, तो हमारी युद्ध की ये जो समिति होती थी, कुछ गुप्तचर होते थे। गुप्तचर का, क्योंकि हमने एक समझते हैं, समझ को ये बहुत बड़ी चीज है, इशू है गुप्तचर होना, कि किसी भी युद्ध को, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए गुप्तचरों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने दुश्मन के बारे में सारी सीक्रेट बातें जानना, सारी खुफिया जानकारी एकत्र करना, इसका काम था। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। मुख्य रूप से दुश्मन की होती थी। इसके साथ साथ में मंत्रियों, राजमहल की में कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा, मंत्रियों, राजमहल के षड्यंत्र का पता लगाना, प्रजा प्रजा की निगरानी, अन्य देश, जो अन्य देश थे, चाहे शत्रु देश थे या मित्र देश थे, इनकी भी निगरानी जरूरी थी। इनकी भी खुफिया जानकारी इकट्ठे करनी जरूरी थी, क्योंकि कौन मित्र देश कब शत्रु बन जाए कुछ मालूम नहीं था। इन सब की निगरानी जो किया जाती थी गुप्तचर स्तर पर। और ये गुप्तचर होते थे, ये गुप्तचर मुख्य रूप से, इनमें गुप्तचर जो होते थे उसमें राजा अपने इस काम के लिए कुछ भिक्षु, ब्राह्मणों, नर्तकियों, कलाकारों,
मदारी मदारी इन सभी की सेवा लिया करते थे वो लोग, क्योंकि अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था। इन सब के द्वारा राज्य पर नियंत्रण रखना इनका मुख्य काम था, राज्य पे नियंत्रण के लिए, क्योंकि सभी को राज्य पे या प्रशासन में नियंत्रण रखने के लिए जरूरी था। इन सभी की गतिविधियां जो भी हो रही, चाहे राज परिवार के सदस्य हैं या मंत्री हैं या सरकारी अधिकारी हैं, इन सभी की गतिविधियों पर नजर रखना ये गुप्तचरों के द्वारा नजर की जाती थी, और उससे दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती थी, तो सारे काम में गुप्तचरों का द्वारा किया जाता था। अब मैगस्ट्रेट ने ये हमारे खुफिया तंत्र या जानकारी इकट्ठी करने का एक तरीका था। अब उन्होंने क्या किया, मैगस्ट्रेट ने बताया कि सेना के बारे में कि जो सेना थी उस सेना की मान लीजिए कोई युद्ध होने लगे तो उस युद्ध में सेना की कुछ टुकड़ियां बना दी थी। एक सेना की एक समिति थी, ये सेना के लिए या युद्ध के लिए, सेना युद्ध के लिए एक समिति बना लेते थे कि पहले इस समिति में जो हम देखते हैं आज भी हमारे जो फोर्स हैं, हम मोटे मोटे देखें तो जो हमारे तीन फोर्स जो हमारी फोर्स जहाँ है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो ये तीनों फोर्स हैं, लेकिन इन तीनों की में अलग अलग चीजें होती थी। तो सबसे पहला एक समिति होती थी, इसमें कुछ उप समिति और 6 उप समिति। तो 6 में पहली होती थी सबसे जो कहते थे नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी होती थी यातायात, जो यातायात को देखते थे कि जब युद्ध के काल में कि यातायात और खान पान, इसके ऊपर यातायात को देखने का और खान पान को अरेंज करने का इनका दायित्व था। तीसरी थी पैदल सैनिक, जो पैदल सैनिक जो चल रहे थे, पैदल सैनिकों का संचालन। जो पैदल सैनिक थे उनका संचालन करने के लिए एक समिति बनाई हुई थी कि भाई जो संचालन है वो पैदल सैनिकों को कैसे कैसे मूव कराना है, ये थी। अगली समिति वो अश्वारोही, अश्वारोही सेना का मतलब जो हॉर्स फोर्स थी, हॉर्स ट्रेड थे जिसमें हॉर्स थे ज्यादा, उन सैनिक का कैसे संचालन होता है इसका देखभाल करने की जिम्मेवारी उनकी थी। 5वीं थी जो हमारे रथ होते थे, तो रथ पे चल के कुछ सैनिक जाते थे, बड़े सेनापति, तो रथारोहियों की सेना का संचालन। और 5 होती थी हाथियों, इन सभी का संचालन जो था ये किसी जो फौज थी पूरी सेना को देंगे तो सेना
6 हिस्सों में बटी हुई थी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हिस्सों में बटी हुई थी सेना। तो इन 6 के 6 के द्वारा इन सैनिकों पर ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। और जो युद्ध में घायल जो सैनिक होते थे, या जिनकी मृत्यु, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्हें कोई घायल होता था उसका इलाज किया जाता था, और जो डेथ हो जाती थी उसे सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता था, मुआवजा दिया जाता था। तो क्योंकि अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ये घायलों की देखभाल नहीं की जाएगी, तो सेना में फिर लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें रहती थी और इनको बड़ा ध्यान रखा जाता था। लेकिन इनके साथ एक चीज और थी, जो वेतन था वो नगद वेतन दिया जाता था सबको। और लगभग 500 पर्ण एक सैनिक का वेतन, एक सैनिक का वेतन था। ऊपर के सैनिक जो थे उनका अलग अलग हिसाब है, लेकिन एक साधारण सैनिक का वेतन 500 पन था। और एक पन जो होता था, एक चांदी का सिक्का। चांदी के एक सिक्के को एक पण कहा जाता था। तो ऐसे उन्हें 500 पण दिया जाता था एक सैनिक को। और उससे क्या होता था, नगद वेतन मिलने से क्या होता था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर पाते थे, और उनके युद्ध में काम करने में, लड़ाई में, सेना में भाग लेने में, जोश से में, उत्साह से काम करने में उन्हें काफी सहयोग मिलता था, सहायता मिलती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मैक्स नहीं था उसने सैन्य संचालन के लिए, सैनिक गतिविधियों के लिए, कि कैसे कोई युद्ध होने पे सेना को कैसे 6 हिस्सों में बांट दिया जाता था, और सबको अलग अलग हिस्सों की जिम्मेवार दी। हर कमान के एक कप्तान होता था सेना पर, सेना के द्वारा। फिर जो 6 जो फोर्स हैं, 6 हिस्से हैं, इन सब के लिए, उन 6 उप समिति के लिए एक एक हेड बना दिया जाता था। इनके अलग 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 हेड बना दिया करते थे, क्योंकि वो इस तरह अश्व सेना का हेड ये है, रथ वाली सेना का हेड ये है, नौसेना का ये है, और जो पैदल सैनिक इस सेना का ये है। इनके साथ साथ कुछ लोग और भी सैनिक जो चलते थे, जो सेना साथ होते थे, जिनका काम इन सारी चीजों को सपोर्ट करने का होता था। वो कुछ लोग होते थे, जिसको मैं यहाँ, मेरे पास जगह काम है तो हटा के ऊपर लिख रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते थे जो श्रमिक, जो सेना में श्रमिक का काम करते हैं। श्रमिक में क्या काम किया था, सामान को लादना या ढूंढना, और फिर उसके बाद में वो संदेशवाहक होते थे। रसद होती है, जो सेना के लिए राशन है, गोला बारूद है, जो अमला है, वो सबको लेके चलने के लिए जो रसद है, उसको रसद को ले आने वाले भी एक कुछ मजदूर होते थे, सैनिक होते थे। क्योंकि वो सैनिक नहीं है, लेकिन सैनिक को लड़ने के लिए जो चीजों की आवश्यकता सामान है, उस सैनिक को लेके चलने वाले भी ये भी श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे। इनका भी सेना के या किसी भी मूवमेंट में, सैनिकों की जो मूवमेंट होती थी, युद्ध के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, उसमें भी इनका बहुत बड़ा सहयोग हुआ करता था। तो ये सारी चीज हमने पढ़ी है। इस बारे में फिर हम थोड़े से देखें, मैक्स ने उसमें जो मैक्स ने बताया है कि उस समय का जो पशुपालन था, उसका जिक्र क्या है कि जो पशुपालन थे, चाहे उसमें
गाय, भैंस, बकरी, अ, घोड़े, हाथियों की, और या, या सामान की जो गाड़ी होती है, बैल, ये सारी चीजें उस वक्त पशु लोग उस समय पशुपालन करते थे इनका, क्योंकि इनकी आवश्यकता उस समय समाज में थी। वहां बहुत सारी चीजें होती थी, जो बहुत सारे चारागाह बने हुए थे, जो चारागाह ऐसी जमीन पे होते थे जो कृषि योग्य भूमि ना हो, जिसपे खेती नहीं की जा सकती, ऐसे क्षेत्रों पे चारागाह बनाए जाते थे, और जहाँ पर खेती हो सकती थी उस पे खेती की जाती थी। उस समय बड़ा जो साहित्य है, शिक्षा और साहित्य पे विशेष जोर रहा है, क्योंकि जो हम जानते हैं तक्षशिला और उसके जैसे अन्य ही विश्वविद्यालय है, तो उन्हें विद्यालयों को प्रोत्साहित किया गया। इन तक्षशिला और उस समय के जो कॉलेज थे, अध्ययन के केंद्र थे, उनको प्रमोट किया गया, काफी सारा उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये भी हमारा उस समय के इस बारे में जिक्र है, कि जैसे हमने पढ़ते हैं कि वहाँ जो भाषा थी, पाली, प्राकृत, सन अवधि, अर्धमगधी, संस्कृत, जो आदि भाषाएं हैं, इन पे विशेष अध्ययन होता था। इसमें जो अध्ययन के जो विषय होते थे, ज्योतिष, विज्ञान उस समय इतना नहीं था, इसमें उस समय था तर्कशास्त्र, गणित, ज्योमेट्री, जिसे जियोमेट्री कहते हैं, खगोल शास्त्र, इन सारी बातों पर बहुत अध्ययन हुआ है। प्रशासन, जिसमें कुछ किताबें हम देखेंगे आगे। तो इन सारे चीजों पे ये भाषाएं थी, फिर इनके जो विषय रहे हैं पढ़ाने वाले, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योमिति, खगोल शास्त्र, प्रशासन, इन सारी चीजों के ऊपर भी बड़ा फोकस हुआ जाता था। तो हम देखें तो हम ये कहें मोटे शब्दों में कि साहित्य और जो शिक्षा है, इनके ऊपर भी मौर्य साम्राज्य में विशेष रूप से काम किया गया, विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित किया गया, उनके ऊपर दान दिया गया क्षेत्रों को, और उन्हें विशेष प्रोत्साहन के द्वारा आगे बढ़ाया गया। आप देखें, नोट कर लेना। इसके उस समय जो हमारे इतिहास है,
स्रोतों का निर्माण करना। मौर्य साम्राज्य में जो इतिहास के जानने के स्रोत है उन सब का बड़ा निर्माण हुआ। जैसे हम कहें कि क्या निर्माण हुआ जी, अभिलेख, शिलालेख, गुफालेख, गुहालेख, साहित्य, स्तंभलेख, इन सारी चीजों का विशेष रूप से निर्माण हुआ। या हम कहें उन सारी चीजों पे विशेष रूप से काम किया गया और उन पे उस समय की चीजें जो थी वो सारी लिखी गई। मूर्तिकला, इसमें मैं आपको गंधारिक नाम दे रहा हूं, इस पे विशेष काम हुआ। और जो साहित्य था वो साहित्य प्राकृत या पाली भाषा में लिखा गया। ये प्राकृत जो है और प्राकृत पाली में क्या अंतर था जी? कि प्राकृत जो थी ऐसा माना जो एलिट क्लास की लैंग्वेज है, जो समृद्ध लोग हैं उनकी भाषा थी, और जो पाली थी वो आम बोल लोगों की भाषा थी, आम बोलचाल के लोगों की भाषा थी। हम देखें कि जो एलिट क्लास होते हैं उसकी भाषा में थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप होता है साधारण लोगों के मुकाबले। तो यही इसमें दोनों में अंतर था। बाकी जो लिपि थी खरोष्ठी, ये खरोष्ठ लिपि थी। और हमने पढ़ा है कि इसको लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक की जो लिपि थी उसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप। 1838 में। जो जेम्स प्रिंसिप थे, जेम्स प्रिंसिप 1830 में पढ़ा था इसको। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक आधिकारिक रूप में भारत में नियुक्ति हुई थी, तो उन्होंने इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसिप में। में पढ़ा था और ये पता लगा था ब्राह्मी लिपि है। तो उसके जो जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उसको उनको पहली बार पढ़ना सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये उस वहां से चली हुई थी चीजें, वहां से जोड़ी है। इसके अलावा उस समय जो चीजें थी, कुछ चीजें मैं जो बतलाऊं, भूमिकर, उसमें मैक्स ने जिक्र किया है कि उपज का 1/6 भाग ये कर था भूमि के रूप में या राजस्व के से। और ये युद्ध काल में बढ़ाया जा सकता था। ये नहीं था कि 1/6 निश्चित है तो हम उतना ही देंगे किसी परिस्थिति में नहीं। अगर युद्ध काल आ गया है, युद्ध का समय आ गया है, युद्ध हो रहा है या दुश्मन ने युद्ध कर दिया या खुद राजा को किसी जगह युद्ध करना जाना है और उसमें उनकी बहुत आर्थिक हानि हो रही है, तो उस समय में भी इस भूमि कर को 1/6 भाग जो था उसे बढ़ा करके 1/4 भाग या 2 भाग जो भी किया जाता हो
उस समय उसको बढ़ा दिया जाता था और लोगों से भूमि कर के रूप में ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया जाया करता था। तो ये चीज है। इसके बाद में जो सड़कें थी, मैक्सिम बताता है, जो सड़कें थी सड़कें हमने देखे कि दो, लंबी दूरी की और छोटी। दोनों प्रकार के लिए सड़कें थी भाई। गांव से गांव कनेक्ट करने तो छोटी सड़कों से काम चल जाता था, और जो व्यापार की नजर से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाती थी, उसकी लंबी दूरी की सड़कें होती थी। तो इन पे क्या होता था, दूरी सूचक, दूरी सूचक निशान लगा दिए जाते थे पत्थरों पे। दूरी सूचक कि भाई कि यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि भाई अभी ये जगह यहाँ इतने किलोमीटर बाकी रहेगी, या इतने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। तो ऐसे दूरी सूचक निशान या के पत्थर लगा दिए जाते थे, तो उससे पता रहता था कि कितनी दूर है। इनके ऊपर दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगा दिया, कुएं, पियाऊ, विश्राम स्थल, जिसे हम कहते हैं सराय या धर्मशाला, इनका निर्माण भी उस समय उनका जिक्र है। औषधालय है, हॉस्पिटल, इनका भी उस निर्माण का जिक्र मिलता है कि कैसे कैसे मौजूद थे। इनके साथ साथ सुरक्षा चौकी, ये भी रास्ते की निगरानी के लिए बीच बीच में चौकी बना दी गई थी, ताकि लोग रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके, और जिससे वो कोई लुटेरे उसके ऊपर खराब ना लूट ना ले। और इनकी सड़कों के निर्माण अलग विभाग बनाया हुआ था। कि सड़कों के बराबर जैसे ट्रैफिक चलेगा, लोगों को आना जाना, गाड़ी आना जाना रहेगा, तो सड़कें टूटे हुई होंगी, खराब होंगी, उनको नए राजमार्गों का, नए सड़कों का निर्माण भी करना होता है। तो इसके लिए नया ये अलग से एक विभाग का निर्माण कर दिया गया, एक अलग विभाग बना दिया गया सड़कों के निर्माण के लिए, सड़क निर्माण विभाग, जैसे हम आजकल PWD कहते हैं। ये सारी चीजें बना दी गई। और उस समय राजा के द्वारा, राजा, व्यापारी, इन सब के द्वारा ध्यान दिया जाता था मंदिरों में, बौद्ध विहारों में, या शिक्षण संस्थाएं। जो संस्थाएं थी, स्कूल थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थी, उन सब में समय समय पर राजा और व्यापारी लोग दान देते थे, बड़ा उदारता पूर्वक व्यवहार करते थे। ये सारी चीजें उस समय होती थी। इनके अलावा कुछ और भी चीजें थी कि
जो मैगजीन है उस समय की सामाजिक साथ साथ चीजें और भी बताता है कि धार्मिक रूप से जो माहौल था वो काफी उदार था। कोई, क्योंकि उस समय दो धर्म विशेष रूप से चल रहे थे, हिंदू वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म। तो दोनों धर्मों में ऐसा नहीं था वो कट्टरता थी, विशेष बात थी, बल्कि दोनों धर्म के लोग आपस में मिलजुल के भी रहते थे, अपने अपने बातों का प्रचार भी करते थे, और लोगों को जबरदस्ती की कोई ये नहीं कहता कि मेरे धर्म में शामिल हो या उसके धर्म को छोड़ दो, बल्कि दोनों प्रकार के धर्म अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे और लोग उसमें अपने आप को कंफर्टेबल या उसके उसमें जुड़ रहे थे। तो धार्मिक रूप से जो माहौल था काफी उदार था, ये हम उस समय देखने मिलता है। तो हम देखेंगे आज के जिसमें क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और इनको सब आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तो ये चीजें आपको बहुत कंफर्ट, बहुत आराम, चीजों उस समय की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में काफी डिटेल में वर्णन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है।